नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विष्णु कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डॉक्टर इंद्रजीत सिंह महाविद्यालय अकलतरा। विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में अपन लोग देखे थे पर्सनल सेलिंग की प्रक्रिया और पर्सनल सेलर के प्रकार कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के से विक्रयकर्ता होते हैं। आज अपन देखेंगे इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव एडवांटेजेस ऑफ पर्सनल सेलिंग। महत्व या लाभ, जिसको हम बोल सकते हैं, महत्व होगा जब लाभ होगा तभी उसका महत्व होगा, या जब महत्व जो है वही उसका लाभ है। क्या महत्व है इस सेलिंग प्रोसेस में, पूरी विक्रय प्रक्रिया में पर्सनल सेलिंग का? चूंकि पर्सनल सेलिंग मैन टू मैन होता है तो उसके कारण से पहला लाभ जो होता है वह भावी ग्राहकों का पता लगाता है। स्वयं जाकर करके कौन कौन से हमारे ग्राहक हो सकते हैं, मैन टू मैन सर्विस होने के कारण हमारे ग्राहकों का पता लगाना यह पर्सनल सेलिंग का एक सबसे बड़ा लाभ है। इससे हमको सब पर्सनल सेलिंग भावी लाभ का पता चलता है। दूसरा है शंकाओं का समाधान करता है। पर्सनल सेलिंग ही एकमात्र ऐसा विक्रय प्रोसेस होता है, विक्रय प्रक्रिया होती है या विक्रय कला होती है, जिसमें जो ग्राहक है उस ग्राहक की जो भी शिकायतें हैं वो तुरंत उसका निवारण कर पाता है, उसका निवारण, उसका समाधान कर पाता है। दूसरे अन्य चैनल ऑफ सेल्स के में ऐसी सुविधा कम ही देखने को मिलती है। तीसरा है वस्तु का प्रदर्शन करता है। आप देखेंगे दूसरी अन्य जो सेलिंग प्रोसेस है उसमें सीधा डायरेक्ट वस्तु का, अगर मान लीजिए विज्ञापन है तो वस्तु को खाली आपको फोटो में या टेलीविजन में या प्रिंट मीडिया में आपको केवल फोटो आती है, जबकि इसका एक लाभ यह मिलता है या इसका एक महत्व यह होता है सेलिंग का कि यह जो भी वस्तु है उस वस्तु का प्रदर्शन वह डायरेक्ट करता है, सामने अपने ग्राहकों को सीधा प्रदर्शित करता है, उसी वस्तु को दिखलाता है, न कि उसकी फोटो, न कि उसका चित्र। तो यह एक महत्वपूर्ण पहलू होता है पर्सनल सेलिंग का। एक आपको होता है विक्रय समाप्ति में सहायक। आप दूसरे चैनल में देखेंगे तो उसमें विक्रय समाप्ति कब होती है, जब पता चलता है। यहां पर विक्रय समाप्ति तुरंत, जैसे विज्ञापन है, विज्ञापन तो कर दिया, विक्रय हुआ है नहीं हुआ है ये नहीं मालूम। जबकि पर्सनल सेलिंग के अंतर्गत यदि कोई ग्राहक वस्तु खरीद लेता है तो वहां पर विक्रय की प्रक्रिया वहीं पर समाप्त हो जाती है। इसमें वो सहायक होता है और सहायता भी करता है विक्रयकर्ता, वस्तु को के संबंध में बतला करके, वस्तु की उपयोगिता बतला करके, आपके लिए ये उचित होगा उसको बतला करके। एक आपका होता है समय सामंजस्य प्रक्रिया। इस प्रक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण बिंदु अगर है तो वह समय सामंजस्य, जो किसी अन्य दूसरे उसमें नहीं है। समय सामंजस्य का तात्पर्य होता है कि हम या क्रेता अथवा विक्रेता दोनों अपने समय जो उनके पास, जो उनको सुटेबल लगता है, जो उनको सही लगता है, उसी समय पर हम वस्तु का, हम अपने उत्पाद का सेलिंग कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम एक निश्चित समय पर ही हो। यहां पर समय फ्लक्चुएशन रहता है, समय सेलिंग फ्लक्चुएशन कर हैं हम, जब चाहे तब हम ग्राहकों से फोन करके पूछ सकते हैं कि भाई आप अगर खाली हो तो मैं आपको पास अपने सामान को, प्रोडक्ट को लेकर के आऊं, विक्रय करूं, या विक्रेता के पास जब समय होता है तब करता है। आप देखेंगे एक किराना दुकान में ही चले जाइए, अगर उसके पास समय है तो रात को 8 बजे तक, 9 बजे तक भी खोल के रखता है, नहीं है उसको काम है तो वो शटर को गिरा देता है। अगर एकल व्यक्ति है तो खाना खाने के लिए आप देखेंगे जब उसकी आवश्यकता होती, खाना खाने की कोई नहीं है, शटर को गिरा करके अंदर खाना खाता है और उसके बाद वो शटर को फिर खोल। इसका मतलब ये है कि समय का सामंजस्य ग्राहक और विक्रेता दोनों के बीच बना करके रखता है। यदि कोई ग्राहक या यदि कोई विक्रेता आपके पास आपके बिना समय लिए आ जाता है, या आपके का समय उस समय जब आता है उस समय आपके पास
उसको समय या उसको एंटरटेन नहीं कर पाते हैं, तो आप उसको निवेदन करते हुए कहते हैं भाई अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं फिर आपको कॉल करूंगा, उस समय आप आ जाएंगे। तो ये समय सामंजस्य केवल पर्सनल सेलिंग के अंतर्गत ही संभव है। संचार सुविधा प्रदान करता है, संचार मतलब कम्युनिकेशन की सुविधा प्रदान करता है, अर्थात हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, दूसरे उसमें नहीं होता। विज्ञापन में संचार की सुविधा नहीं होती, इसमें चूंकि मैन टू मैन काम होता है, तो इसका एक लाभ यह भी होता है कि यह आमने सामने चूंकि होते हैं तो हमको संचार सुविधा प्राप्त होती है। गैर विक्रय कार्य करता है, इसका एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि एक सेल्समैन जो है केवल विक्रय कार्य नहीं करता, केवल उस वस्तु को बेचता खाली नहीं है, बल्कि उस वस्तु को बेचने के साथ साथ उस वस्तु में और क्या सुविधाएं बढ़ सकती हैं, उस वस्तु की उसके ग्राहक और किस प्रकार की चीजें चाहते हैं, कैसा किस माल ग्राहक चाहते हैं, कितने कीमत तक का माल चाहते हैं, वे सब का भी अनुमान या वे सब का भी एक प्रकार से वो अन्वेषण करता है, पता लगाता है और वो अपने उत्पादक को या अपने व्यापारी को देता है। तो ये केवल विक्रय नहीं बल्कि गैर विक्रय कार्य भी करता है, जैसे अनुसंधान करता है माल के संबंध में, ग्राहक के संबंध में। उसी प्रकार एक होता है सामाजिक प्रेरणा प्रदान करता है। सामाजिक प्रेरणा का तात्पर्य होता है एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे से व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना। दूसरे उसमें आप देखेंगे उसमें व्यक्तिगत संबंध नहीं होता, इसमें एक बार एक व्यक्ति 10 बार जाता है। जैसे हम जब दुकानों में जाते हैं, एक ही दुकान में अक्सर अपन का यह होता है कि कोई एक दुकान में जाते हैं, वहां से हम पूरा राशन पानी लेकर के आते हैं, बार बार अलग अलग जगह पे नहीं जाते। क्यों? क्योंकि वो हमारा सामाजिक संबंध बन जाता है, सामाजिक प्रेरणा का संबंध बन जाता है, और वह सामाजिक प्रेरणा प्रदान करता है, एक दूसरे के प्रति विश्वास, एक दूसरे के प्रति आस्था को स्थापित करता है। अब अपन लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड एडवर्टाइजमेंट। विक्रय संवर्धन, विज्ञापन और वैयक्तिक बिक्री में अंतर क्या होता है? सामान्यतः ये सभी एक ही चैनल के अलग अलग टूल्स, अलग अलग उपकरण हैं। विक्रय प्रक्रिया के ही सभी उपकरण हैं और सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इनमें अंतर समझने के लिए हमको सबसे पहले पर्सनल सेलिंग का तात्पर्य जानना होगा, जिसको अपन लोग अभी तक पढ़े हैं। अर्थात पर्सनल सेलिंग का तात्पर्य मैन टू मैन सेलिंग करना, व्यक्ति से व्यक्ति जाकर के विक्रय करना, वो पर्सनल सेलिंग कहलाता है। यह व्यक्तिगत सेलिंग होती है। एक ग्राहक, एक विक्रेता अपने ग्राहक के आमने सामने विक्रय करता है। दूसरा जो होता है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन या विक्रय संवर्धन। विक्रय संवर्धन जैसा नाम से है, संवर्धन, विक्रय का संवर्धन करना, अर्थात विक्रय में ज्यादा से ज्यादा विक्रय करना, यह विक्रय संवर्धन कहलाता है। हर विक्रेता अपनी वस्तु को बेचने के लिए अधिक से अधिक प्रक्रियाओं का, अधिक से अधिक विक्रय संवर्धन का सहारा लेता है। अनेकों प्रकार के विक्रय संवर्धन का सहारा लेता है। सब व्यक्ति का यह उद्देश्य होता है, सारे विक्रेताओं का उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ कमाना। तो अधिकतम लाभ कमाने के लिए हमको वस्तु ज्यादा से ज्यादा बिक्री करना पड़ता है, और बिक्री करने के लिए हमको संवर्धन करने, यहाँ पर विक्रय संवर्धन का जो टूल्स है, विक्रय संवर्धन का तात्पर्य ग्राहकों को प्रलोभन के द्वारा, कोई प्रलोभन दे करके विक्रय में वृद्धि करना, यह विक्रय संवर्धन कहलाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कई बार कूपन दिया जाता है, उसको स्क्रैच करो और इनाम पाइए। अमुक वस्तु खरीदिए, कूपन मिलता है, स्क्रैच करिए, इनाम पाइए। एक के साथ एक फ्री। अगर आप इतने रुपए का माल खरीदेंगे तो आपको फॉरेन जाने का प्रलोभन दिया जाता है। फॉरेन जाने के लिए आपको टिकट दी जाती है, अमुक जगह पर आपको स्टे करने 2 रात 3 दिन का आपको स्टे करने का सब मौका दिया जाएगा।
अनेक प्रकार के प्रलोभन दे करके जब एक विक्रेता अपने वस्तु का विक्रय बढ़ाता है तो उसको हम लोग विक्रय संवर्धन कहते हैं। यह विक्रय संवर्धन आप देखेंगे एक विशेष समय पर होता है, निश्चित हमेशा ये नहीं होता। विक्रय संवर्धन के लिए हमेशा इस प्रयोजन का कार्य विक्रय को बढ़ाने के लिए हमेशा विक्रय संवर्धन का सहारा नहीं लिया जाता। किसी विशेष परिस्थिति में, तीज त्योहार में, या कभी जब आप देखेंगे कि कई बार आता है दिवाली के उत्सव में ये खरीदेंगे तो ये चीज आपको मुफ्त मिलेगा, अमुक माल खरीदेंगे तो अमुक मुफ्त मिलेगा। आपके प्रोडक्ट के पेपर में रहता है 100 ग्राम प्लस 25% एक्स्ट्रा। ये ही विक्रय संवर्धन है। और इसकी जो समय, ये जो इसका विक्रय संवर्धन का जो समय होता है वो सीमित समय के लिए होता है ना। आप दिवाली के समय या अन्य कोई भी न्यू ईयर के समय या अन्य त्योहारों के समय जो आपको विक्रय बढ़ाने के लिए विक्रेता के द्वारा जो प्रलोभन दिया जाता है वह विक्रय संवर्धन कहलाता है। और इसकी जो समय सीमा, इसका जो क्षेत्र होता है वह व्यापक होता है बनिस्बत पर्सनल सेलिंग के। उसी प्रकार विज्ञापन क्या है? किसी वस्तु के बारे में बतलाना, उसकी उपयोगिता बतलाना, उसका प्रकार बतलाना, उसकी कीमत बतलाना, किस प्रकार से उसका प्रयोग कर सकते हैं, इन सब के बारे में वो अलग अलग माध्यमों से बतलाता है। उस वस्तु के बारे में आपको जानकारी देता है। नई वस्तु, पुरानी वस्तु, कैसी भी, जिस प्रकार का भी ग्राहक है उस प्रकार से आपको एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से वो आपको उस वस्तु के बारे में जानकारी देता है। अगर हम तीनों को देखें तो कोई बहुत ज्यादा विशेष अंतर नहीं है। फिर भी उसमें यदि हम अंतर ढूंढने जाएंगे तो प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट में तो और ज्यादा नहीं है। पर्सनल सेलिंग चूंकि व्यक्तिगत है इसलिए थोड़ा सा अंतर आपको प्रतीत हो सकता है, जिसमें सबसे पहला जो है वह है प्रारूप। पर्सनल सेलिंग जो आपका होता है वह पूर्णतया व्यक्तिगत होता है, इंडिविजुअल सेलिंग होती है। जबकि विक्रय संवर्धन में आप देखेंगे, विक्रय संवर्धन में पूर्णतया इंडिविजुअल नहीं होता, उसमें सामान्य लोग भी होता है, अव्यक्तिगत होता है, अर्थात जनरल होता है वहां पर। उसी प्रकार विज्ञापन भी जनरल होता है, विज्ञापन एंड सेल्स प्रमोशन। दूसरा आपका होता है पहुंच, जो अप्रोच है। आप देखेंगे व्यक्तिगत सेलिंग का जो अप्रोच है वह सीमित होता है। आप ज्यादा से ज्यादा कितने लोग के पास पहुंचेंगे? 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग। लेकिन एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन जो होता है वो चूंकि मास स्केल पे होता है, इसकी पहुंच ज्यादा होती है अपेक्षाकृत पर्सनल सेलिंग की। आप देखेंगे टीवी में एक समय में कितने लोग देख रहे हैं। एक प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम चलते चलते प्रोग्राम रोक करके एडवर्टीजमेंट आता है, आप देखते हैं वहां पर कितने सारे लोग देख रहे हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग देख रहे हैं। सेल्स प्रमोशन के अंतर्गत भी वही है, वह भी सेल्स प्रमोशन भी आपका एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत ही आपको होता है। और उसमें सेल्स प्रमोशन किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता, वो सामान्य लोगों के लिए होता है। उसका भी जो पहुंच मार्ग जो है वो कई लोगों के पास होता है, वो ज्यादा लोगों के पास प्रसारित करता है। एक होता है लोचदारता। अगर हम अंतरों को टॉपिक में बदल के देखें तो फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है, आप देखेंगे फ्लेक्सिबिलिटी केवल पर्सनल सेलिंग में होती है, सेल्स प्रमोशन में और एडवर्टाइजमेंट में इस प्रकार की कोई संभावना हमारे पास नहीं होती। फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है क्योंकि ये किसी भी स्थिति में, चूंकि पर्सनल सेलिंग में व्यक्तिगत होता है तो हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन में इसकी संभावना कम होती है। एक होता है कम्युनिकेशन, संचार। जैसा भी आपको बताया था पहुंच के संबंध में, यहाँ पर पहुंच मतलब हम 2-4 लोग के संबंध में पहुंचते हैं इस सेल्स में, पर्सनल सेलिंग में। वही संचार का है। संचार मतलब कम्युनिकेशन
आप देखेंगे इसमें जो कम्युनिकेशन होता है पर्सनल सेलिंग में वो लिमिटेड होता है, जबकि सेल्स प्रमोशन एंड एडवर्टाइजमेंट में मास कम्युनिकेशन होता है, बृहत मात्रा में कम्युनिकेशन होती है। उसके बाद आपका आता है प्रति व्यक्ति लागत। सेल्स हर परिस्थितियों में जो सेलिंग प्राइस होती है वह उस वस्तु की लागत में सेलिंग प्राइस जो होती है उसमें जितनी भी प्रकार की व्यय हैं उन सब को शामिल किया जाता है, चाहे वो विज्ञापन का हो, चाहे विज्ञापन संवर्धन के लिए हो, चाहे व्यक्तिगत ट्रेडिंग सेलिंग के लिए जो खर्च किया जा रहा है उसको। चूंकि व्यक्तिगत सेलिंग के अंतर्गत चूंकि हम मेन टू मेन होते हैं, एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 5 व्यक्ति से 10 व्यक्ति से मिल सकता है, लेकिन उसको वेतन उतना ही देना है, चाहे वह 1 व्यक्ति से मिले चाहे 15 व्यक्ति से मिले, तो लागत उसकी ज्यादा हो जाती है। जबकि दूसरा जो विक्रय संवर्धन या एडवर्टाइजमेंट के जो साधन हैं उसके अंतर्गत चूंकि मास कम्युनिकेशन होता है, उसको जानने वाले बहुत सारे, एक ही चाहे हम एक एडवर्टाइजमेंट करें, उस एडवर्टाइजमेंट को 10 लोग देख रहे हैं कि 10,000 लोग देख रहे हैं, उसमें कास्ट पर कैपिटा जो कास्ट होती है वो कम आ जाती है। इसलिए उसको हम इसलिए पर्सनल सेलिंग जो है वह ज्यादा कास्टली माना जाता है अपेक्षाकृत प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन एंड एडवर्टाइजमेंट। एक आपका होता है टाइमिंग, समय। पर्सनल सेलिंग में जैसे समय जो है वो निश्चित होता है, अर्थात इतना समय लगेगा, ये लगेगा। इसकी जो टाइमिंग जो है वो टाइमिंग फ्लेक्सिबल होती है, हम जिसके हिसाब से भी समय। लेकिन जो दूसरे जो साधन हैं विक्रय संवर्धन और एडवर्टाइजमेंट में, उसमें टाइमिंग फ्लेक्सिबल नहीं होता है, उसमें टाइमिंग जो होता है वो एक निश्चित होता है। आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं 3 मिनट का, 2 मिनट का या आधा मिनट का एडवर्टाइजमेंट आता है, जबकि जब हम पर्सनल सेलिंग में जो आपकी जो लोगों को बतलाने की जो क्षमता होती है वो टाइमिंग या तो 10 मिनट में भी लोग संतुष्ट हो सकते हैं, 15 मिनट में भी संतुष्ट हो सकते हैं। उसी प्रकार एक आपका होता है फीडबैक। सबसे महत्वपूर्ण अंतर जो होता है फीडबैक। फीडबैक जो आपका है पर्सनल सेलिंग में, फीडबैक तुरंत आपको प्राप्त हो जाती है, अर्थात जो ग्राहक है वह ग्राहक, फीडबैक का तात्पर्य क्या होता है, ग्राहक संतुष्ट है अथवा नहीं है, ग्राहक कितना माल खरीद रहा है, किस प्रकार का माल चाह रहा है, वो सब फीडबैक कहलाता है। तो जो फीडबैक आफ्टर सेल जो स्थितियां हैं वो आपको पर्सनल सेलिंग से तुरंत प्राप्त हो जाती है, जबकि दूसरे जो माध्यम है सेल्स प्रमोशन एंड एडवर्टाइजमेंट में, इसमें फीडबैक प्राप्त करने में हमको समय लगता है, फीडबैक हमको बाद में मिलता है। अतः हम देखते हैं कि पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट, यह अंतर जो है बहुत माइनर अंतर होता है, क्योंकि एक दूसरे से संबंधित होते हैं बिना एक दूसरे के। जैसे व्यक्तिगत सेलिंग में भी सेल्स प्रमोशन भी शामिल है, एडवर्टाइजमेंट भी शामिल है। जब एक व्यक्ति एडवर्टाइज देखता है तब तो वो दुकान में जाता है खरीदने के लिए, वो पर्सनल सेलिंग हो जाता है। उसी प्रकार विक्रय संवर्धन भी एडवर्टाइजमेंट से संबंधित है, एडवर्टाइजमेंट के द्वारा भी होता है, और दुकान में जाओ तो वहां पर भी पता चलता है। तो एडवर्टाइजमेंट से ही अपने को पता चलता है कि अमुक वस्तु लेंगे तो एक के साथ एक फ्री मिलेगा, अमुक करेंगे तो एक के साथ एक ऐसा मिलेगा, स्क्रैच करने पर हमको ये लाभ मिल सकता है, प्रलोभन। तो ये सब जो आपका होता है वो एक दूसरे से संबंधित भी है, और बहुत कम माइनर स्थिति में हम देखते हैं कि दोनों सब में अंतर प्राप्त होता है। दोस्तों, पर्सनल सेलिंग के अंतर्गत जो आपका ये यूनिट है, यह यूनिट, इससे संबंधित जो यूनिट है पर्सनल सेलिंग के जितने भी हमने डेफिनेशंस देखे, हमने फंक्शंस देखे, हमने उसके इम्पोर्टेंस देखे, हमने उसकी प्रक्रिया देखी, हमने उसकी स्ट्रेटजीज देखी, ये सब आपको के लिए लाभान्वित होंगे, इसी आशा के साथ
नमस्कार।